हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में जो न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है आपका यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसको आप कहेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। जब यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब यूएन को स्थापित किया गया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तो उसका जब चार्टर बना तो उसमें बहुत सारे, उसका जब संविधान बनाया गया, उसके रूल रेगुलेशन बनाए गए, तो उसे चार्टर आप कहेंगे। जब उसका चार्टर बना यूएन का, तो संयुक्त राष्ट्र का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस या बहुत सारे ऐसे प्रावधान इंक्लूड किए गए उसमें कि जो कि ह्यूमन राइट्स को एनकरेज करने वाले थे। कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रखे गए जिनसे ह्यूमंस को, जो विश्व में ह्यूमंस हैं, जो विश्व में इंडिविजुअल्स हैं, सारे विश्व के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत अधिकार या मूलभूत स्वतंत्रताएं कैसे दी जाएं और कौन सी दी जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस उसमें रखे गए, बहुत सारे प्रावधान उसमें रखे गए। यूएन चार्टर जब एक्टिवेट हुआ, जब उसको लागू कर दिया गया, तो यूएन के सामने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट या मुश्किल आप एक काम जो कह सकते हैं, वो ये था यूएन के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, कि वो चाहता था कि रेस, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो यहाँ पे। कि आप क्या कहेंगे, मूल वंश, लिंग या धर्म और भाषा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इन आधारों पर किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताएं किस तरीके से स्थापित की जाएं, ये एक बहुत बड़ा टास्क था यूएन के सामने। कि सभी व्यक्तियों को, भले ही वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, लिंग उनका, सेक्स के आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और उनको मूलभूत स्वतंत्रताएं और मौलिक अधिकार, मूलभूत स्वतंत्रताएं या मौलिक अधिकारों से आप क्या, फंडामेंटल राइट से आप क्या समझते हैं, कि ऐसे अधिकार और ऐसी फ्रीडम्स जिनके बिना एक व्यक्ति अपने जीवन को गरिमामय तरीके से, एक बहुत एक गरिमामय पूर्ण जीवन ही ना जी सके, ऐसे मूलभूत अधिकार और ऐसी मूलभूत स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल फ्रीडम्स उनको मिलनी ही चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़ा एक आप दिक्कत कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्य था यूएन के सामने, कि किस तरीके से सभी, विश्व के सभी व्यक्तियों को मूलभूत स्वतंत्रताएं और मूलभूत मौलिक अधिकार उनको किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क था इस यूएन के सामने। तो इस काम या इस टास्क को पूरा करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया, बिल ऑफ राइट्स के बारे में हम देखेंगे। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकार बिल की तैयारी का निश्चय किया गया। बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं, बिल का एक तरीके का मतलब होता है कानून, या एक कानून ही कह सकते हैं। बिल को मतलब हिंदी में जो जिसे हम कानून कहते हैं, उसको अंग्रेजी में बिल कहते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स का मतलब हुआ कि अधिकारों का एक बिल, अधिकारों का एक कानून, जिसको उसको इसे तैयार करने की एक इनिशिएटिव लिया गया। तो 1947 में, 1947 में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे कि अधिकारों के बिल के प्रारूप को तैयार करने हेतु प्रारूप समिति का नाम दिया गया। जिसको आप, इसमें मैंने आई थिंक लिखा नहीं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिसको नाम क्या दिया गया, अधिकारों के बिल के प्रारूप को तैयार करने हेतु प्रारूप समिति, जिसको कहेंगे आप अंग्रेजी में बताएंगे ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ द बिल ऑफ राइट्स। तो दोबारा मैं बोलूंगी, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स को तैयार करने के लिए जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप बताएंगे, The International Bill of Human Rights represent a milestone in the history of human rights। ये कहते हैं कि जो मानव अधिकारों का ये जो बिल था, इसे मानव अधिकारों या ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में आप मील का पत्थर कह सकते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था ये बिल ऑफ राइट्स था, इसके आधार पर बाद में ह्यूमन राइट्स के बारे में आगे बात हुई। ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने थर्ड सेशन, अपने तीसरे सत्र में, इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जो कि हुआ था जून 1948 में, 1948 के जून के मंथ में, इसकी थर्ड सेशन में,
जो ये प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके तीसरे सेशन में इसका रेजोल्यूशन या इसका जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया वो उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल जो काउंसिल है, जो इसका यूएन का एक अंग है, यूएन का एक ऑर्गन है, जैसे कि आप आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं, उसमें इन्होंने अपना ये थर्ड सेशन जून के 1948 में इसने अपना रेजोल्यूशन या अपना प्रारूप इसको सौंपा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। काउंसिल ने इसे जनरल असेंबली को सबमिट कर दिया। जनरल असेंबली जो हमने यूएन का ऑर्गन देखा है, उसको इन्होंने जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थी उसने इसे जनरल असेंबली को सबमिट कर दिया। एंड फाइनली जनरल असेंबली अडॉप्टेड इट, उसने इसे अंगीकार किया। जनरल असेंबली ने, या महासभा जिसे आप कहते हैं, जो और इसका एक महत्वपूर्ण अंग है यूएन का, उसने इसे अडॉप्ट किया, इसे अंगीकार किया और 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर की 10 तारीख को 1948 में दो रेजोल्यूशन नोन एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फाइनली 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया, इसे अंगीकार किया और ये क्या कहलाया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कहते हैं, इसे यूडीएचआर कहा गया और इसे 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया गया जनरल असेंबली द्वारा और मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा का इसे नाम दिया गया और इसीलिए 10 दिसंबर को सारे विश्व में मानव अधिकारों के दिवस के रूप में इसे माना जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद आप बताएंगे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया और 1966 में, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, 1966 में दो कवेनेंट्स को अडॉप्ट किया गया। दो कवेनेंट आप बोलेंगे, कवेनेंट होते हैं जिसको आप प्रसंविदा बोलते हैं, हिंदी में आप इसको प्रसंविदा बोलेंगे। प्रसंविदा मतलब एक तरीके से जो अधिकार या जो स्वतंत्रताएं एक मानव को, किसी भी एक इंडिविजुअल को देने के लिए यूडीएचआर में बात की गई थी, सोचा गया था, कहा गया था, उसे एक तरीके से आप एक तरीके से कॉडिफाई करने की बात इसमें की गई, उसको कवेनेंट्स कहेंगे, जिसको लिखित कर दिया गया, संहिताबद्ध कर दिया गया उन अधिकारों को। तो सुनिए, जिन अधिकारों की बात मनुष्यों के लिए की गई थी उन अधिकारों को एक तरीके से संहिताबद्ध करने के लिए कवेनेंट्स तैयार किए गए, कवेनेंट्स या जिसको प्रसंविदा आप कहेंगे, प्रसंविदा तैयार की गई। 1966 में ये दो प्रसंविदाएं या दो कवेनेंट्स को अडॉप्ट किया गया, दो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं अडॉप्ट की गई, जिसमें पहली थी, फर्स्ट जो है वो है आपकी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फर्स्ट इज सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, इसको नाम दिया गया। और जो दूसरा था, सेकंड इज द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। दूसरी प्रसंविदा को इन्होंने नाम दिया आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। तो ये दो प्रसंविदाएं या दो कवेनेंट्स को अडॉप्ट किया गया और फिर आप कहेंगे दीज कवेनेंट्स आर एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1976। ये जो दोनों प्रसंविदाएं थी, इनको लागू या ये एक्टिवेट कब हुई, 10 साल बाद 1976 में ये लागू हो गई। तो इसके बाद लेटर ऑन, इसके बाद में जनरल असेंबली ने दो प्रोटोकॉल्स को भी अडॉप्ट किया, दो नया चार्ज जिनको बोला जाता है, ये मैंने यहाँ लिखा है 1976 में फर्स्ट प्रोटोकॉल या नया चार्ज, जिसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ और ऐड किया गया, जिसको नया चार बोला जाता है या प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो ये फर्स्ट जो प्रोटोकॉल था ये, और इसको दो प्रोटोकॉल भी अडॉप्ट किए गए। तो जनरल असेंबली ने दो प्रोटोकॉल्स भी अडॉप्ट किए, जिनमें से एक सिविल अधिकारों पर, जो कि 1976 में लागू हुआ। 1976 में पहला सिविल राइट्स पर, जो सिविल अधिकारों पर था, और दूसरा मृत्यु दंड की समाप्ति पर 1991 में अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, जो कि 1991 में अडॉप्ट किया गया, दूसरा नयाचार या दूसरा प्रोटोकॉल था। तो अब आप बताएंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो द टू इंटरनेशनल कवेनेंट्स, दो अंतरराष्ट्रीय जो प्रसंविदाएं थी, वो विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, सार्वभौमिक घोषणा के साथ दो कवेनेंट्स और दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स कंप्राइज बनाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सल घोषणा के साथ, यूनिवर्सल सार्वभौमिक घोषणा के साथ जो ये दो कवेनेंट्स, टू कवेनेंट्स एंड दो आपके प्रोटोकॉल, ये सब मिलकर
इन सब से क्या बनता है? बिल ऑफ राइट्स। इन सब चीजों से मिलकर बना आपका बिल ऑफ राइट्स। Thus, the two covenants, together with the Universal Declaration and the optional protocols, comprise the International Bill of Human Rights. इन सब से मिलकर International Bill of Human Rights बना। और जो ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स था, ये एक आपको पहले भी मैंने बताया कि एक माइलस्टोन या एक मील का पत्थर साबित हुआ ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में। ह्यूमन राइट्स का जो आगे एक बहुत बड़ा एक आपका इंटरनेशनल लॉ में आपका एक जो टॉपिक बना, या एक बहुत आपके राइट्स बने जो एक एक पर्सन को दिए गए, और एक बहुत इसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह जो ली, उसका माइलस्टोन या उसका मील का पत्थर ये बिल ऑफ राइट्स ही था। इसके बाद आप बताएंगे कि इस घोषणा में आर्टिकल 2 से, इसमें 30 आर्टिकल हैं, जो टोटल आर्टिकल है इस घोषणा में यूडीएचआर में 30 इसमें आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिसमें से आर्टिकल 2 से 21 तक, जो आर्टिकल 2 से लेकर 21 तक जो है वो सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों के बारे में बताता है। कौन कौन से सिविल और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताता है। और आर्टिकल 22 से 27 तक, आर्टिकल 22nd to 27th जो 22 से 27 तक है, वो आपको इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के बारे में, जो आपके आर्थिक और सामाजिक अधिकार जो लोगों को दिए जाने चाहिए उनके बारे में ये बताता है। इसके बाद आप बताएंगे लीगल इफेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन। जो ये डिक्लेरेशन, ये जो यूडीएचआर है, जो सार्वभौमिक घोषणा की गई मानव अधिकारों की, उसका विधिक प्रभाव क्या, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज या उसके विधिक प्रभाव के बारे में जब आप बताएंगे तो कहेंगे कि ये घोषणा कोई ट्रीटी नहीं थी, कोई अभिसमय नहीं थी ये घोषणा कि किसी देशों के बीच में कोई ट्रीटी हुई हो और ये उन देशों के बीच में बाउंड हो गई हो, उनको उन पर मतलब वो उनके ऊपर बंधन हो गया हो कि इन घोषणाओं को या इन अधिकारों को आपको लोगों को देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये स्टेट इनसे बाउंड नहीं थे, क्योंकि ये कोई ट्रीटी नहीं थी, ये कोई आपकी अभिसमय नहीं था, कोई ये संधि नहीं थी, इसलिए स्टेट्स इससे बाउंड नहीं थे। ये कुछ प्रिंसिपल्स का एक डिक्लेरेशन है, कुछ ऐसे सिद्धांत या नियमों की एक घोषणा है। चूंकि स्टेट्स की कंसेंट से डिक्लेरेशन किया गया है, इसलिए स्टेट्स मॉरली इसे फॉलो करते हैं। मॉरली मतलब नैतिकता के आधार पर, नैतिक रूप से इन डिक्लेरेशन को या इन जो अधिकार 30 जो इनकी आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स जो बताए गए हैं, जो अधिकार देने के लिए यूएन में कहा गया कि ये सब अधिकार दिए जाने चाहिए विश्व के सभी लोगों को, तो ये नैतिकता के आधार पर इसे सभी देशों को फॉलो किया जाता है। और जनरल असेंबली सभी मेंबर स्टेट से ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है, महासभा सभी मेंबर स्टेट से ये उम्मीद लगाती है कि वो इनका पालन करेंगे और सभी लोगों को ये जो अधिकार हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन इसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसकी थोड़ी आलोचना भी इस आधार पर की जाती है कि फर्स्टली ये स्टेट्स पर बंधनकारी नहीं है। वो ऐसा कहा जाता है कि बंधनकारी होने चाहिए और ये सभी स्टेट्स को एक बाउंड होने चाहिए, सभी स्टेट्स की ये अधिकार सभी लोगों को, सभी इंडिविजुअल्स को दिए जाने चाहिए, बट इसमें ये बंधनकारी बल नहीं है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और सेकेंडली, इसे एक्टिवेट या इसे लागू करने के लिए कोई प्रोसीजर या कोई तंत्र नहीं बताया गया कि किस तरीके से इसे लागू किया जाए, इसे एक्टिवेट किस तरीके से किया जाए, इसके लिए कोई प्रोसीजर बताया नहीं गया, तो इसके लिए थोड़ा सा इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसके बाद आप इंडिया में इसका क्या प्रभाव है, भारत के साथ इसका संबंध किस तरीके से है, वो भी आप बताएंगे इसमें। इंडिया एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो ये सार्वभौमिक घोषणा है, इसका भारत के साथ संबंध आप कैसे बताएंगे, सुनिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 को एक्टिवेट हुआ, लागू हुआ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान 1950 26 जनवरी को जो लागू हुआ, वो इन डिक्लेरेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 3rd है, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ भाग 3 है इसका, वो तो इनफैक्ट बहुत सारा का सारा ही आप कहेंगे 80% पूरा इससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप इसमें थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि जो राइट इसमें यूडीएचआर के थ्रू दिए गए हैं, उसके सेम टू सेम राइट्स भाग 3 में, पार्ट 3 में हमें इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, राइट टू इक्वालिटी जो कि यूडीएचआर के आर्टिकल 7 में दिया गया था, वो सेम का सेम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 जो हमें इक्वालिटी का अधिकार देता है वो यूडीएचआर से लिया गया है, जो कि यूडीएचआर में आर्टिकल 7 में दिया गया है समता का या इक्वालिटी का अधिकार, वो हमें आर्टिकल 14 देता है, हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 7 ही यूडीएचआर का आर्टिकल 7 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव के बारे में कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका प्रोहिबिशन करता है जो आर्टिकल 7 यूडीएचआर का, वही हमें आर्टिकल 15(1) के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है। इसके अलावा यूडीएचआर का आर्टिकल 21(2) ब्रैकेट 2 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो अधिकार यूडीएचआर में आर्टिकल 21(2) में दिया गया है, वही अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 16(1) में दिया है। इसके बाद आप बताएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यूडीएचआर में आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है, वही अधिकार हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। इसके बाद आप बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली हमें असेंबल होने का, पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का, असेंबल होने का जो अधिकार यूडीएचआर ने आर्टिकल 20(1) में दिया है, वही अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19(1)(b) में दिया है। ऐसे ही आप और भी राइट्स बहुत सेम है, थोड़े से मैं और बताती हूँ मैं आपको। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का जो अधिकार हमें यूडीएचआर ने आर्टिकल 23(4) में, आर्टिकल 23(4) में दिया है, वही हमें अधिकार, ये एसोसिएशन और संगठन और यूनियन बनाने का अधिकार हमें हमारे संविधान ने सेम अधिकार हमें आर्टिकल 19(1)(b) में दिया है। और इसके अलावा आप बताएंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो अधिकार आर्टिकल 13 में यूडीएचआर ने, 13(1) में यूडीएचआर ने दिया है, वही अधिकार हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आर्टिकल 19(1)(d) में आपको दिया है। और आप बताएंगे, इसमें कई आप अधिकार बता सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार आर्टिकल 9 में यूडीएचआर में दिया गया है, सेम यही अधिकार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपको आपके संविधान ने, हमारे संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ने आपको दिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूडीएचआर से कुछ समय बाद ही अडॉप्ट कर लिया गया था, हमारे संविधान कुछ समय बाद यूडीएचआर की घोषणा के बहुत कम समय में ही हमारा जो संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था, अंगीकार कर लिया गया था, वो बहुत व्यापक, बहुत वाइडली, बहुत व्यापक रूप से यूडीएचआर से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत सारा उससे प्रभावित है, और बहुत सारे अधिकार सेम टू सेम भाग 3 में हमें हमारे मौलिक अधिकारों में हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूडीएचआर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।